हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर मैटर इन और सराउंडिंग के हर एक टॉपिक को एक एक करके समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसको हेडिंग को देखते हैं। यहाँ पे दिया है मैटर इन और सराउंडिंग। हमारे आसपास जो मैटर है उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं क्लियर करूं कि मैटर कहते किसे हैं, तो मैटर किसे कहेंगे? मैटर होता है एनीथिंग दैट हैव मास, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास अपनी मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे ये देखिए, ये डस्टर है, डस्टर आपके पास अपनी मास है और ये इतना जगह घेरे हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? मैटर। मैटर जो है जनरली 3 तरीके का होता है। मैटर को हम बोलेंगे कि मैटर 3 तरीके का होता है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो इसको, फिर आगे देखिए, इसमें है, देखिए नेक्स्ट है इसमें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की क्या नेचर होती है? तो मैटर जो होता है ना, मैटर जो है, मैं अभी बताया कि सॉलिड, लिक्विड स्टेट तीनों में पाया जाता है। मैटर जो है आपका ये बना हुआ रहता है पार्टिकल से। मैटर आपका पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल आप किसी बोलेंगे? पार्टिकल जो है किसी भी चीज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। पार्टिकल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। पार्टिकल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का, और मैटर पार्टिकल से बना रहता है। और दूसरी चीज, पार्टिकल बहुत ही छोटी होती है, आप जितना सोच नहीं सकते हैं। एकदम सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो पार्टिकल होती है। किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट पार्टिकल होती है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में आप 2 चीज देखेंगे। पहला कि जो मैटर है, मैटर के कोई भी कंपोनेंट है वो बना रहता है पार्टिकल से। पार्टिकल क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट होती है मैटर की। दूसरी चीज, पार्टिकल जो है बहुत ही स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल होती है। इतनी स्मॉल होती है आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। अगर चौक से लिखा जाता है तो छोटा सा कंपोनेंट, छोटा सा पार्टिकल उसका नीचे गिरता है, तो एकदम छोटे से छोटे चीज को आप क्या बोलेंगे? पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टिकल। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में 2 चीज, मैटर जो है आपका पार्टिकल से बना है और पार्टिकल बहुत ही छोटी होती हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी मैं बताया कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो है पार्टिकल होती है। और अब देखो इसमें, जैसा हम जानते हैं कि तीनों स्टेट में, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल से ये बना रहता है। सॉलिड में जो है पार्टिकल जो है क्लोजली पैक होते हैं ऐसे। वही लिक्विड में पार्टिकल थोड़े इसके दूर दूर होते हैं। गैस में और दूर होते हैं। देखिए, इनके पार्टिकल के शेप के हिसाब से आप 2 चीज बोलेंगे कि इन पार्टिकल के बीच में देखेंगे आप स्पेस होता है। जो भी पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है इसका एक नाम है, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो पहली चीज, पार्टिकल जो है सॉलिड में क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैस में और दूर होते हैं। इन दोनों पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरी चीज कि ये पार्टिकल आपस में मूव करते रहते हैं, एक दूसरे को टक्कर करते रहते हैं। तो ये पार्टिकल मूव करते रहते हैं जिग-जैग मोशन में। ये पार्टिकल जो है मूव करते रहते हैं जिग-जैग मोशन में, इधर उधर मूव करेंगे। तीसरी चीज, ये पार्टिकल है, इसके बीच में स्पेस है और ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो इसको
तो मैं अभी क्या बताया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, हर एक चीज आपका पार्टिकल से बना है। सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, गैस में और दूर होते हैं। इनके अंदर इस पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये तीनों में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। इनके बीच में स्पेस होता है और ये पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। फिर तीसरी चीज, इन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, ये पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट किए रहते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपने तरफ। उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में आपको बता चुका हूं पहले ही, तीन तरह के पाए जाते हैं, सॉलिड और लिक्विड और गैस। एक एक करके हम देखते हैं। पहला है सॉलिड। सॉलिड कौन सी चीज होती है? सॉलिड ऐसी चीज है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसका फिक्स शेप होता है। जैसे डस्टर है, इसका फिक्स शेप है, इसको मैं दबा नहीं सकता हूं, अगर ज्यादा इसको दबाऊंगा तो ये टूट जाएगा। तो ये आपका क्या है? सॉलिड शेप है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये रिजिड होती है और इसकी शेप, इसकी बाउंड्री क्या होती है? फिक्स हो सकती है, फिक्स होती है। तो आप इसमें क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड में इसकी शेप जो है फिक्स होती है, बाउंड्री भी फिक्स होती है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट सकता है। इसको अगर ज्यादा मैं दबाऊंगा तो ये डस्टर टूट भी सकता है। ये आपकी सॉलिड की प्रॉपर्टी है। इसी में देखेंगे आप, अगर लिक्विड का देखेंगे तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे अगर मैं, ये बोतल में पानी है तो ये पानी का वॉल्यूम जो है, चाहे इस बोतल में हो चाहे ग्लास में हो, वॉल्यूम क्या रहेगा? ये आपका फिक्स रहेगा। लेकिन ये इसका शेप फिक्स नहीं रहेगा। देखिए ऐसे आपका देखोगे, ऐसे हो गया, ये तिरछा करने पे ऐसे हो गया। तो पानी का जो है, लिक्विड का वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं होता है, सॉरी, इसका शेप जो है फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम जो है इसका फिक्स होता है। और ये किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो उसका शेप ये रख लेता है, ले लेता है। लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। फ्लूइड बोलते हैं ऐसा प्रॉपर्टी, फ्लूइड ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि फ्लो करती है। पानी आप गिराएंगे तो बहने लगती है, जो बहने वाली प्रॉपर्टी होती है उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर दैट हैज द टेंडेंसी टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। तो लिक्विड आपका फ्लूइड है। देखिए लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन मीन्स क्या होता है? मिलना। जैसे अगर ये पानी है, पानी में अगर लाल रंग गिरा दूंगा तो पानी इसमें लाल रंग जो है, रेड कलर का लिक्विड इस पानी में क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा। डिफ्यूजन का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो डिफ्यूजन होता है द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग लिक्विड या प्रोसेस ऑफ मिक्सअप इन हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन की डेफिनेशन होती है कि गैस और जो लिक्विड है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो लिक्विड की दूसरी प्रॉपर्टी एक ये भी है कि इसके पास डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है। अगर आप पानी में दूसरा कलर मिलाएंगे तो ये डिफ्यूज हो जाएगा उसमें, मतलब हाई कंसंट्रेशन से मूव करेगा लो कंसंट्रेशन में। तो डिफ्यूजन की भी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड में। देखिए गैस जो है, गैस ऐसा मैटर है जो कि हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है। इसको हम दबा के छोटे में कर सकते हैं। ये सॉलिड और लिक्विड से इसकी प्रॉपर्टी वेरी करती है। इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है और स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है। आप देखते हैं कि सीएनजी या एलपीजी गैस, घरों में जो सिलेंडर आता है, सिलेंडर जो खाना बनाने वाला होता है, वो छोटे से सिलेंडर में कितना ज्यादा गैस को दबा के रख दिया जाता है, कंप्रेस करके रख दिया जाता है। जो सीएनजी होता है, सीएनजी में भी हाईली कंप्रेसिबल गैस को डाला जाता है। तो गैस की प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम हाईली कंप्रेस करके रख सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी था, जो तीन स्टेट थे मैटर के, इनके ये कुछ प्रॉपर्टी थे। नेक्स्ट है इसमें, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें
कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? तो हाँ कर सकता है। दो चीज इसमें आएगी, एक आएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरी चीज है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? जब सॉलिड को हम गर्म करेंगे और सॉलिड गर्म होके लिक्विड में चेंज होगा, जब सॉलिड आपका गर्म होके लिक्विड में चेंज होगा उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और जब लिक्विड को हम गर्म करेंगे और लिक्विड गर्म होके गैस में चेंज होगा उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उसे हम फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज होगा उसे सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। एग्जांपल के साथ देखिए, जब बर्फ है, बर्फ को हम गर्म करेंगे, बर्फ सॉलिड स्टेट में होता है, आइस, बर्फ को हम जब बाहर रख देंगे, जब वो गर्म होता है तो एटमॉस्फेयर में गर्म होता है, पानी बन जाता है, तो बर्फ पानी में बन जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। वही जब पानी हो, पानी को फ्रीजर में रख दोगे तो वो सॉलिड स्टेट में जाता है, बर्फ बन जाता है, इसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिक्विड गैस में चेंज होता है, जैसे पानी है, पानी को अगर ज्यादा गर्म करोगे तो भाप बन के ऊपर निकल जाएगा, तो भाप बन के ऊपर निकलेगा तो उसे हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। लिक्विड गैस में चेंज होता है उसे वेपोराइजेशन बोलते हैं। गैस जो है आप देखे होंगे, जैसे घर में मम्मी अगर बर्तन है, बर्तन में आलू रखी हुई है, आलू को गर्म कर रही है और ऊपर से ढक्कन ऐसे लगाई है, तो गर्म, जब आलू गर्म होता है तो ढक्कन के ऊपर बूंदे आ जाती है। वो कैसे आती है? पानी जो है भाप बनता है, भाप बन के उस पानी के ढक्कन के ऊपर आ जाता है, मतलब गैस जो है, जो भाप था वो पानी बन गया, ढक्कन के ऊपर आ गया, तो गैस लिक्विड में चेंज होता है, उस प्रॉपर्टी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है? आप शादी के टाइम देखे होंगे, जब दुल्हन की एंट्री होती है तो मटके में कुछ रखा जाता है, उसे हम ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ये बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब हम मटके में रखते हैं तो अचानक से वो गैस बनने लगता है, तो इसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसका उल्टा बोल सकते हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सॉलिड स्टेट में करेंगे तो आपका डिपोजिशन हो जाएगा। ये है मैटर चेंज इट्स स्टेट के कुछ टॉपिक्स। देखिए इसमें एक और टॉपिक आता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर बोलेंगे, देखिए लैटेंट का मतलब ही होता है हिडन, छुपा हुआ। मतलब जब हम मान लीजिए कि हमें कोई भी चीज को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, तो हम अगर 1 kg सॉलिड लिए हैं, 1 kg सॉलिड सब्सटेंस लिए हैं और इसको हमको चेंज करना है लिक्विड में, तो जितना एनर्जी लगेगा, जितनी हीट लगेगी, उसी को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। आप बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, जितना हीट लगेगा, उसी को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इवापोरेशन। ये तो नॉर्मल सी चीज है, जैसे पानी जो है, वाटर जो है, वाटर वेपर में बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वाटर वेपर, भाप में बन जाता है, इसी को हम इवापोरेशन बोलते हैं। अब देखिए दो चीज में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, एक इवापोरेशन में और दूसरा वेपोराइजेशन में, क्योंकि दोनों में आप देखेंगे पानी से भाप बनता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी है, सूर्य की रोशनी ऊपर से आई और ये पानी गर्म हुआ और भाप बन गया, यहां पे इसको क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। वही वेपोराइजेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि घर में मम्मी पानी उबाल रही हैं, तो यहां पे आप देखेंगे पानी के पूरे पार्टिकल्स गर्म होंगे और भाप बनेंगे, ऊपर से नीचे पूरा गर्म होगा और भाप बनेगा, तो यहां पे क्या होगा? वेपोराइजेशन। समुद्र के केस में ऐसा नहीं है, समुद्र बहुत ही गाढ़ा है और सन की रेज ऊपर ही रहती हैं, नीचे पहुंच नहीं
पाती हैं। तो ऊपर का पानी गर्म होके क्या होता है, भाप बनता है, इसे हम क्या बोलेंगे, इवोपरेशन। जबकि वेपोराइजेशन के केस में ऊपर से नीचे पानी के पूरे पार्टिकल हीट होते हैं और पूरा पार्टिकल हीट होके वेपर चेंज होता है। इसमें इवोपरेशन में बस ऊपर की पार्टिकल हीट होती है और वेपर में चेंज होता है, तो ये इवोपरेशन होता है। जबकि वेपोराइजेशन में पूरे से ऊपर से नीचे पूरा पार्टिकल हीट होता है। कैसे, घरों में अगर पानी को उबाला जाएगा, वाटर को उबाला जाएगा तो वेपोराइजेशन, समुद्र का पानी अगर गर्म होकर भाप बनेगा तो इवापोरेशन होगा। अब इसमें देखिए इवापोरेशन के कई सारे हम फैक्टर इसमें पढ़ेंगे। देखिए अगर आपसे बोला जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर, ये पेपर में आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो आप बोल देंगे कि सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए आप छत पे गए, एक गिलास में पानी रख दिए, तो इसमें जो इवापोरेशन होगा धीरे धीरे होगा। और एक बड़े थाली में रख दिए तो इसमें इवापोरेशन क्या होगा, जल्दी होगा। हाँ, पानी जल्दी भाप बनेगा, इसमें कम भाप बनेगा। तो आप देखेंगे कि सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है इवापोरेशन। अगर एरिया छोटा रहेगा तो इवापोरेशन धीरे होगा, एरिया अगर सरफेस एरिया बड़ा होगा तो इवापोरेशन उसका ज्यादा होगा। दूसरी चीज होती है इसमें इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मान लो कि सूर्य की रोशनी तेज आ रही है, गर्मी ज्यादा है, तो वहां पे इवापोरेशन तेज होगा। अगर सूर्य की रोशनी कम आ रही है, ठंडी के टाइम में इवापोरेशन कम होगा, गर्मी के टाइम में इवापोरेशन ज्यादा होगा और ठंडी के टाइम में इवापोरेशन कम होगा। तीसरी चीज होती है, ये पहला चीज। तीसरा फैक्टर जो होता है विंड स्पीड, हवा। आप देखेंगे कि कपड़ा जब सुखाया जाता है तो अगर हवा बहती है तो वो जल्दी से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भी इवापोरेशन का फैक्टर आता है हवा की स्पीड के हिसाब से। अगर हवा तेज बह रही है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, इवापोरेशन तेज होता है। हवा धीरे बह रही है तो इवापोरेशन धीरे होता है। चौथी चीज होती है इसमें ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आर्द्रता हिंदी में बोलते हैं। जैसे एयर है, हवा में कितनी नमी है उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। एयर में कितना वाटर प्रेजेंस है। हवा जैसे बारिश वाला टाइम देखेंगे कि हवा, पानी की मात्रा ज्यादा होती है हवा में, तो उस टाइम इवापोरेशन कम होगा। अगर गर्मी के टाइम में हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती है तो उस टाइम इवापोरेशन ज्यादा होगा। तो ये 4 फैक्टर हैं जिसके वजह से इवापोरेशन कम और ज्यादा हो सकते हैं। पहला, सरफेस एरिया ज्यादा या कम हो, टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया जाए, हवा की स्पीड ज्यादा या कम हो, तेज या कम हो, और चौथी चीज ह्यूमिडिटी मतलब हवा में कितना पानी है। बारिश के टाइम में हवा में पानी रहता है तो इवापोरेशन धीरे होगा, गर्मी के टाइम में हवा में पानी नहीं होता, ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवापोरेशन तेज होगा। ये वाली चीज आपका पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, देखिए इसमें लास्ट टॉपिक है, हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। हम जानते हैं कि इवापोरेशन से कूलिंग कैसे आता है। इसको देखो, इसको डे टू डे लाइफ से हम समझते हैं। जैसे मेरा हाथ है, अगर हाथ में मैं ये पानी रख रहा हूं, ये तो देखिएगा इन्हें, देखिए हाथ में अपने हथेली पाल्म पे पानी रख रहा हूं तो यहां पे इवापोरेशन होगा और मेरे हाथ में ठंडक आएगी। कैसे? देखिए मेरे हाथ के अंदर गर्मी होगी, ये गर्मी पानी में जाएगी। कहां जाएगी? पानी में। और इवापोरेशन क्या करेगा? इस पानी को इवापोरेट करके ऊपर ले जाएगा। तो पानी जब इवापोरेट होगा तो साथ साथ मेरे हाथ की गर्मी भी क्या होगी? इवापोरेट होगी। तो इसके वजह से इवापोरेशन जो है कूलिंग करता है। इवापोरेशन में बेसिकली जो सराउंडिंग की गर्मी आ जाती है वो आ जाती है और वो उसको इवापोरेट करके ऊपर लेके चला जाता है। सेम कंडीशन होता है कूलर में भी। कूलर के साइड आप देखेंगे घास लगा रहता है, ग्रास लगा रहता है, तो उसमें एक पंप होता है। पंप उस घास को भिगोता है तो उससे क्या करता है कि जो भी गर्मी होती है, गर्म पानी जो होता है वो घास पे जाता है और बाहर से सूर्य की रोशनी जब आती है तो घास से पानी इवोपरेट हो जाता है। तो जब इवोपरेट होता है तो साथ साथ अपने गर्मी को भी ले जाएगा और अंदर का टेम्परेचर आपका ठंडा हो जाता है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि इवोपरेशन से कूलिंग होती है। दो चीज और है इसमें कि हमें गर्मी के टाइम पे कॉटन क्लॉथ क्यों पहनना चाहिए। तो देखिए इसका मेन रीजन है, कॉटन क्लॉथ में आप देखेंगे कि स्पेस ज्यादा होता है। देखिए कॉटन के क्लॉथ जब आप कपड़े देखेंगे तो उसके जो थ्रेड होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है, तो अंदर से जो भी गर्मी होती है वो गर्मी आपके कपड़े पे आएगी और बाहर से जब सनलाइट आती है तो जो कपड़ा एब्जॉर्ब किया है पसीना को, सनलाइट उसको सनलाइट आती है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है और साथ ही साथ वो जो
कपड़ा गीला हुआ है वो सूख जाता है और रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाता है। तो आपके शरीर के अंदर से जो गर्मी आई थी पसीने के रूप में, वो पसीना चिपकता है आपके कॉटन क्लॉथ्स पे, और वो कॉटन क्लॉथ का पानी जो है सन के रेज की वजह से वो इवोपरेट होके ऊपर चला जाता है, और इसके वजह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है कूल फील करती है। तो आप देख सकते हैं कि यहां भी इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग का फैक्टर आ रहा है। एक चीज और हम देखते हैं कि पानी का बोतल अगर ठंडा रहता है तो बाहर जो है पानी की बूंदें आ जाती है। आप इसमें सोचते होंगे कि बाहर कैसे पानी की बूंदें आ रही है, पानी तो अंदर है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये पानी ठंडा है, तो पानी ठंडा है, हवा में हमेशा पानी की पार्टिकल होती हैं। अभी इसके पहले मैं ह्यूमिडिटी बताया था। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी का मतलब हवा में पानी की पार्टिकल होती है। जैसे ये हवा है, आसपास हवा है, हवा में पानी की पार्टिकल है, ह्यूमिडिटी की वजह से ये ठंडा है, तो जो हवा ऐसे मूव करेगी तो पानी की पार्टिकल जो हवा में है वो इस पे क्या हो जाएगी? स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास से गुजर रही है और वो ठंडा होने की कोशिश करेगी, तो इसके वजह से वो बाहर पानी की बूंदें दिखती है हमें। ये नहीं है समझ में आया? तो इसी वजह से ठंडे पानी के बोतल के बाहर पानी की बूंदें दिखती है। वो बेसिकली अंदर से नहीं आती है, हवा में जो पानी होता है वही इस पे चिपक जाता है और फ्रीज होने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर लो होता है और बाहर वाले पानी के टेम्परेचर, जो हवा में पानी है उसका टेम्परेचर हाई होता है। ये था इस चैप्टर के हर एक टर्म के टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के हर एक टर्म के टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ।